नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारा पिछला एपिसोड जहां हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावड़ा जी से प्रेगनेंसी एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत करी, आप में से बहुत से दर्शकों का पॉजिटिव फीडबैक मिला और उस फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां बहुत से दर्शकों ने उस एपिसोड को सराहा तो कुछ का सुझाव ये भी रहा कि क्यों ना आप बेबी रूम के बारे में भी बात करें, आने वाले बच्चे के बारे में भी कुछ बात करें। तो इसी को एक विषय अनुसार लिए हुए हम आज हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बेबी रूम एंड वास्तु 2024 पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत गहरा रुझान लिया, दर्शकों ने दिलचस्पी ली और कुछ का सुझाव ये कि भाई बेबी रूम के बारे में भी आप बात करें। तो क्या कहेंगे बेबी रूम एंड वास्तु 2024 के बारे में? हमेशा गुड न्यूज़ के बाद लोग सबसे पहला प्रिपरेशन तैयारी कर देते हैं बेबी रूम बनाने और उसके बाद ही क्यों, उसी दौरान तैयारी शुरू कर दें? दौरान हो जाती है। जैसे ही अच्छी न्यूज़ मिलते हैं, जैसे लोग हैप्पी होते हैं जी। यूएस में तो कुछ टाइम के बाद जेंडर मालूम पड़ जाता है, तो हमारे पहले क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है कि पल्लवी बेटी है, लकी है और आपको रूम बनाना है। मुझे जहाँ बेटा होता है तक इस बात के आभास, जहाँ आप किसी भी स्टोर में जाएं तो मेरे ख्याल डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि भाई 20th वीक के बाद जो है आप बहुत से लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और साथ में क्या होता है कि जब उनका बेबी शावर होता है तो उनको मालूम होता है, तो बच्चे के जेंडर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनको चाहिए होता है, उसका जहाँ पे कमरा डिज़ाइन किया है, आप अपने बेबी शावर में अपनी रिक्वायरमेंट रख सकते हो। तो अपने जो रिलेटिव है वो सारे उसके हिसाब से आपको गिफ्ट वगैरह देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल सही बात है, बढ़ गई है और वैसी चीज़ आती है जिसकी रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट ख़त्म होती है, बेबी शावर के अंदर भी लिखा होता है कि भैया ये इतना चाहिए, तो लोग उसके हिसाब से उनको गिफ्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए रूम बनाने के लिए डायरेक्शन भी डिफरेंट दी जाती है और वहाँ पे कलर्स भी डिफरेंट दिए जाते हैं। जब एक छोटे बेबी के बारे में बात करते हैं तो सबको मालूम होता है कि बेबी अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ ज़्यादा रहता है। तो मास्टर बेडरूम जो होता है वहाँ से बेबी के रूम की सबसे पहले शुरुआत होती है, क्योंकि उसको मदर के पास रहना होता है। आजकल एडवांस टाइम में लोग अपने बच्चे के पैदा होने के साथ ही घर में नैनी रखते हैं, हेल्प होती है, ग्रैंडमा होता है, बहुत सारी हेल्प होती है। तो उस कंडीशन में कई बार जो होता है वो जॉब रोल डिवाइड हो जाता है कि मॉर्निंग में आप रखोगे, रात को मैं रखूँगी। अगर वर्किंग वूमेन है तो सारे जॉब रोल डिवाइड हो जाते हैं जी। तो कई बार बेबी का करीब जो होता है वो कई बार नैनी के कमरे में जा सकता है, ग्रैंडमा के कमरे में जा सकता है, या फिर पूरा बेबी रूम डिज़ाइन करने के बाद नैनी या ग्रैंडमा जो है उसको टेक केयर करने वाले जो भी गार्डियन है उसके साथ रहते हैं। तो यहाँ पे वास्तु के बारे में ये बात होती है कि अगर मास्टर बेडरूम की कलर्स कॉम्बिनेशन डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, बच्चों के वास्तु के हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या होती है, और अगर आप मास्टर बेडरूम में या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बेडरूम में बच्चे को सुलाते हो तो वहाँ पे भी बच्चे के पैदा होने के बाद आपको किस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन इंटीरियर को उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वास्तु के नियम के अनुसार आपके घर परिवार में कोई मेंबर बढ़ता है, उसकी एंट्री होती है, वैसे ही आपका जो पुराना कॉम्बिनेशन होता है, पुराना जो आपने वास्तु किया उसके जो कैलकुलेशन होते हैं वो बदल जाते हैं। जब भी बच्चा 1 साल तक आपके साथ रहता है, जी किसी भी छत के नीचे कोई भी तरह के आपके मेहमान वगैरह ऑन एंड ऑफ आने वाले नहीं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी का बेटा हो, चाहे कज़िन, नेफ्यू, नीस हो, तो आपका कॉम्बिनेशन चेंज होता है और बात बदल जाती है। ठीक वैसा ही वास्तु में होता है। तो वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं अगर शुरू से आपके साथ जुड़े हैं तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले उनके लिए सजेस्ट करते हैं उसके लेटर्स, नाम के लेटर्स, कि बच्चे का नाम जिसके पैदा होने के बाद ही बताया जाता है कि भैया ये आपके लिए लेटर्स बहुत अच्छे रहेंगे, और वो लेटर्स में उसका नाम जो होता है वो कितने नंबर में होगा, 6 नंबर में होगा, 2 नंबर में होगा, 4 नंबर पे होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये बात क्वेश्चन मार्क होती है कि भैया ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हो कि आप वास्तु के हिसाब से देखते हो। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मैंने इतने सालों में जितने भी अभी तक नाम बदले हैं सबके क्विक रिजल्ट लोगों को मिले हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के लिए तो खास करके जी। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थियरी होती है जो वास्तु के अंदर अप्लाई की जाती है, जिसमें लेटर्स को कैलकुलेट किया जाता है कि इनके पास किस तरह के नाम में क्या मिला के लेटर्स को ऐड किया जाएगा। तो पहले नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं और उसमें पर्टिकुलर कुछ लेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार ए को बढ़ाया जाता है,
कई बार ई को बढ़ाया जाता है, कई बार यू, डिपेंड करता है जी। जो वो नाम वो चूज़ करते हैं। जैसे पहला लेटर्स दिया जाता है, जो नाम चूज़ करते हैं उसके बाद पर्टिकुलर नंबर में उस लेटर्स को बनाया जाता है। मैंने बहुत सारे नंबर्स बनाए हैं। उसके बाद आती है बेबी के रूम की डायरेक्शन, क्रीब की स्लीपिंग पोजीशन। जो भी बच्चों के कमरे में बहुत ज़्यादा खिलौने होते हैं, एक से ज़्यादा उनके पास बहुत सारे इंटीरियर डेकोरेशन में सामान होता है, कई बार बच्चा सोता कहाँ पे है उसका रूम दूसरी दिशा में बनता है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के बाद सबसे पहले बच्चे के लिए हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, कोई भी तरह के बचपन में उसको हेल्थ इशू ना हो, उसके लिए क्रीब में उसकी स्लीपिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वास्तु के नियम के अनुसार सबसे बेहतरीन बेबी के लिए क्रीब की पोजीशन होती है ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व दिशा में उसका सर और पश्चिम दिशा में उसके पैर रहे। उस पोजीशन में आपको क्रीब को लगाना है। क्रीब का सेटिंग ऐसे करना है कि बेबी उसमें ईस्ट टू वेस्ट स्लीपिंग पोजीशन में सो सके। जी। अब यहाँ बात क्योंकि बेबी रूम की हो रही है तो उसके फर्नीचर के बारे में भी आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि भी क्रिब के भी अलग अलग तरह के मटेरियल आते हैं। और सबसे बड़ी बात जहाँ हम रख रखाव की बात कर रहे हैं पल्लवी जी, एक माइंडसेट है कि भाई लड़कियों का कमरा होगा तो वो पिंक होगा, लड़के का ब्लू होगा। तो एक तो ये जो माइंडसेट है उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। कलर्स को भी आप अक्सर महत्व देती हैं, और कमरे का ही कलर क्यों, आप डेकोर में देखेंगे तो वो अगर स्टफ़ टॉयज़ भी लाते हैं तो उसी तरह के लाते हैं कि ज़्यादातर या तो फिर वो पिंक होने लगेंगे या ब्लू होने लगेंगे, न्यूट्रल का कम प्रयोग किया जाता है। और फिर बहुत से कभी वॉलपेपर्स लगाते हैं, बहुत सी अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं या करते हैं, ख़ास तौर पर तब जब वो घर का पहला बच्चा हो तो उस वक्त तो उत्साह कुछ अलग ही होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी, पेरेंट्स का भी। क्या कहेंगे? सबसे पहले जब बेबी रूम को डेकोरेशन करने की बात होती है तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है कि हर तरह के बेबी रूम में थीम बनाया जाता है, जिसमें जंगल थीम तो बहुत ही पॉपुलर है। वॉल पेपर लगा के बना सकते हो, पेंटिंग करवाते हैं आजकल लोग बहुत सारे। तो जो थीम होता है वो कॉन्सेप्ट भी कई बार वास्तु कंसल्टेंट डिसाइड करते हैं। जंगल थीम जो होता है वो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, जो लड़कियों के लिए भी चलता है, लड़कों के लिए भी चलता है, हर तरह के लोग लगा सकते हैं। कलर्स कॉम्बिनेशन में आपने कहा वैसे बिल्कुल ही आज भी माइंड सेट है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसमें बदलाव करते जा रहे हैं। लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर पिंक या सिर्फ पर्टिकुलर बेबी बॉयज़ के लिए ब्लू कलर ना होते हुए उसमें कुछ ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल किया जाए। और वास्तु उसको मान्यता देता है क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसके इंस्पिरेशन के लिए, उसकी इमेजिनेशन के लिए, उसको कुछ एज तक तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट पता चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इंस्पिरेशन के लिए जितने कलर्स उसके आसपास सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं उतना उसके डेवलपमेंट के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसको अच्छा माना जाता है। तो कोशिश की जाती है कि जो आपने थीम क्रिएट किया है, जंगल थीम है, बारबी का, तो किसी भी तरह का थीम क्यों ना हो वहाँ पे, तो कोशिश की जाती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छी तरीके से लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैटर्न से कलर को प्ले करके, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनको पेंटिंग का खुद को बहुत शौक है, तो उन्होंने अपने बेबी के लिए पूरा एक रूम पेंट किया था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेंट किया था, जिसमें सिर्फ कलर्स के माध्यम से उन्होंने इस तरह की वॉल बनाई थी जिसमें अपने बेबी के आने के तक माता पिता का जो एक्साइटमेंट था, अलग अलग तरह के प्रेगनेंसी के दौरान जो लोगों ने मैसेज दिए थे दोस्तों ने, और जो भी उन्होंने बच्चों को मैसेज कन्वे करना था वो सारा मैसेज अलग अलग वॉल पे जाता था। तो माता पिता जितने क्रिएटिव, जिस तरह का एक्साइटमेंट, जितनी अच्छी आपके पास वहाँ पे अवेलेबिलिटी, क्योंकि कई बार कमरों की अवेलेबिलिटी भी ऐसी होनी चाहिए, वैसे थीम बनता है। डिज्नी थीम भी बच्चों के लिए बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। अलग अलग तरह के कार्टून्स आते हैं तो उसके भी थीम आजकल लोग बनाते हैं। और वास्तु किसी भी तरह के रूम की व्यवस्था अगर आपने बेबी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दिशा के हिसाब से की है तो वहाँ पे हर तरह के कलर सिर्फ बेबी रूम में अप्लाई किए जाते हैं। कलर रिस्ट्रिक्शन दिशाओं के हिसाब से नहीं है, बट ये टेम्पररी एज तक होता है, हमेशा नहीं होता है। और जब कभी बेबी घर में आ जाता है प्रेगनेंसी के बाद ही वास्तु कंसल्टेंट दिशा देखते हैं। कभी भी आपको डेट दे दी होती है उसके बाद भी पहले हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। बेबी के आने के बाद उसके कमरे की डायरेक्शन को डिसाइड किया जाता है, लेकिन काफ़ी बार बेबी रूम बहुत पहले बनाना होता है क्योंकि बच्चों के लिए एक्साइटमेंट होता है। तो उस कंडीशन में वास्तु के हिसाब से आप न्यूट्रली नॉर्थ ईस्ट का कमरा बना सकते हो, जहाँ पे आपको बेबी नहीं मालूम है लेकिन आप पहले से कुछ प्लानिंग करना चाहते हो एक्साइटमेंट की वजह से, तो नॉर्थ ईस्ट का बना सकते हो। बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, न्यूट्रल चलेगा। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का कमरा बना सकते हो और ईस्ट यानी पूर्व दिशा का कमरा बना सकते हो। ये न्यूट्रल वास्तु प्रिंसिपल है। जहाँ पे आपको पर्टिकुलर नाम और डेट ऑफ बर्थ मालूम है और अगर उसके बाद कमरा बनाना है तो वहाँ पे आप रूम का सिलेक्शन बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डायरेक्शन चार्ट बना के
वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि पल्लवी जी ने कहा कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आप कमरा तो बना सकते हैं, लेकिन सोने की दिशा नॉर्थ नहीं हो, वो ईस्ट टू वेस्ट ही बेहतर है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बहुत सी दिलचस्प और बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली हमें, और उसी मेरे एक सवाल में एक ये भी था कि भाई फर्नीचर किस तरह का हो, क्योंकि बेबी रूम में देखिए एक क्रिब रहा, उसके बाद एक जहाँ पर चेंजिंग स्टेशन होता है, उसके अतिरिक्त यहाँ तक कि मैंने देखा है कि भी रॉकिंग चेयर्स भी होती हैं जिसके ऊपर फादर हो या मदर हो बैठ कर के बेबी को अच्छे से ध्यान रखते हैं, स्विंग्स भी लेते हैं। अब इसमें तरह तरह के फर्नीचर आते हैं, उसमें वुडन भी हो सकता है, उसमें मेटल का भी हो सकता है। क्या एडवाइस करेंगे? वास्तु के हिसाब से बेबी रूम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वुड का फर्नीचर माना जाता है। उसमें कलर्स कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, पिंक ले सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रीब के साथ साथ बेबी का बेड भी वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, पहले से ही बेड बन जाता है। बहुत सारे क्रीब भी ऐसे आते हैं जो एज के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो, उसी क्रीब को आप बेड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब कभी क्रीब की पोजीशन होती है, जैसे ईस्ट टू वेस्ट आप सुलाते हो, लेकिन उसकी स्लीपिंग पोजीशन से पहले आपको अपने रूम का स्ट्रक्चर देखना है। किसी भी वजह से मास्टर बेडरूम में या बेबी के कमरे में क्रीब की पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बेबी के ऊपर कोई भी तरह का बीम बना हुआ हो, या उस कमरे में कोई भी ऐसा कॉलम बना हुआ हो और उसको बराबर नज़दीक में चेंजिंग स्टेशन हो, या वहाँ पे कोई भी तरह के क्रीब की व्यवस्था हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के पैदा होने के बाद काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनको जॉन्डिस हो जाता है, कुछ अलग अलग तरह के हेल्थ इशू प्रिडिक्ट होते हैं। तो उस कंडीशन में घर का माहौल जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। बेबी के आने की खुशी भी है और उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है। काफ़ी बार होता है कि बच्चों के ऐसे सीरियस हेल्थ इशू हो जाते हैं कि उनको एक एज तक संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में माता पिता जितने मेडिकल एडवाइस लेते हैं उस कंडीशन में वो वास्तु कंसल्टेंट को 101% कॉल्स करते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस में सब बहुत बार देखा है, क्योंकि उनके लिए बच्चे को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है जी। यहाँ पे भी कुछ स्पेशल वास्तु के टिप्स को अप्लाई किया जाता है। अगर किसी भी वजह से बच्चे की कोई भी पैदा होने के बाद हेल्थ समस्या हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का कमरा चूज़ किया जाता है वास्तु के हिसाब से, और वहाँ पे ये देखा जाता है कि पूरे घर का फ्लोर प्लान है। अगर आपका घर 2 स्टोरी हो तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बेसमेंट भी है तो बेसमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। अगर 1 स्टोरी है तो वहाँ पे पर्टिकुलर कोई सिर्फ एक ही फ्लोर को मेंटेन करना पड़ता है। तो वहाँ पे फ्लोर प्लान और स्ट्रक्चर के अनुसार जो भी स्क्वायर फीट का आपका घर बना हुआ हो, उसका पूरा जो 45 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको क्लटर फ्री किया जाता है ईच फ्लोर पे। अगर स्टेप फ्लोर में घर है तो ईच फ्लोर पे, और उसके बाद बेबी का कमरा नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कमरे के सिलेक्शन से पहले ये भी देखा जाता है कि बिलो द रूम अगर कोई भी जगह पे किचन की व्यवस्था हो, बिलो द रूम वहाँ पे कोई बाथरूम की व्यवस्था हो, या बेडरूम के अबाव वहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था हो, कोई भी यूटिलिटी रूम की व्यवस्था हो, और बेबी के कोई भी हेल्थ इश्यू हो, तो इस खास कंडीशन में उसके अनुसार वहाँ पे अगर बेबी सिक है तो उसका बेडरूम वहाँ पे नहीं बनाया जाता है। अगर इस कंडीशन में सेकंड दी बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा को माना जाता है। तो बेबी रूम सिलेक्शन से पहले अगर आपका घर स्टेप फ्लोर में हो तो आपको वहाँ पे अपने रूम के रखरखाव स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना है कि बेबी रूम के ऊपर कोई भी तरह का बाथरूम नहीं होना चाहिए, बिलो द बेडरूम कोई भी तरह का बाथरूम किचन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरह की यूटिलिटी रूम नहीं होनी चाहिए, बेबी रूम में कोई भी तरह के बीम नहीं होने चाहिए, या कोई भी तरह की कॉलम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर है और आपने फॉल सीलिंग करके उसको रेक्टिफाई करके कवर किया है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे क्रीब लगा सकते हो, या फिर किसी और रूम में आपको क्रीब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पल्लवी जी, एक और तो बहुत अच्छा सुझाव आपने वैसे ही दिया कि भाई वुडन फर्नीचर ही प्रेफर करना चाहिए, और यदि मेटल का किसी ने ले भी लिया है तो 2024 तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई ये साल में आप मेटल को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये यहाँ पर और इस बात को मैं रीइंफोर्स कर देता हूँ कि मेटल को अवॉइड करें। देखिए, ऊपर वाले से हमारी हमेशा यही प्रार्थना और कामना रहती है कि सब किसी का घर परिवार अच्छा हो, स्वस्थ हो, मस्त रहे सब लोग, लेकिन किसी वजह से बच्चा अस्वस्थ है तो कोई प्रोडक्ट रेमेडी भी है जो आप कभी एडवाइस करते हैं बेबी रूम में?
बहुत सारी प्रोडक्ट्स रेमेडी होती है। अगर बात फंगशुई की करते हैं तो बेबी बुद्धास आते हैं, जो फंगशुई के अंदर छोटे छोटे बुद्धा आते हैं। बुद्धा की 12 प्रतिमा होती है, उसमें से जो उसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 प्रतिमा होती है। तो बेबी के कमरे में अगर बच्चे की कोई भी हेल्थ इशू है तो उसको 12 बुद्धा का जो सेट होता है वो रखा जाता है। वहाँ पे एक लेडी बुद्धा करके प्रोडक्ट्स आती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को बहुत ज़्यादा इशू है तो उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे बच्चे की कोई भी हेल्थ समस्या है उसके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम सारे वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके रूम सिलेक्शन, कलर्स कॉम्बिनेशन, इंटीरियर डेकोरेशन सब कुछ को ध्यान में रखकर उसके बाद भी प्रोडक्ट्स रेमेडी सजेस्ट करते हैं और उसमें लेडी बुद्धा का अप्लाई किया जाता है। एक साउ सेट आता है, उसको भी अप्लाई किया जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से बैम्बू प्लांट होता है जो कि लंबी हेल्थ की निशानी मानी जाती है, उसको भी अप्लाई किया जाता है। कुछ खास तरह के ड्रैगन विद टर्टल आते हैं जो बेबी टर्टल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मेट में होते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत ही लेस एक्सपेंसिव, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होती है। सैंडलवुड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंडीशन में बेबी की डेट ऑफ बर्थ पढ़ के कुछ खास तरह के जेमस्टोन को रखा जाता है। उसमें हम बेबी का चार्ट, क्योंकि बेबी पैदा हो गया है तो उसमें हम बेबी का अपना हेल्थ चार्ट बनाते हैं और उसके हेल्थ चार्ट के अनुसार हमको जो भी वहाँ पे लगता है कि इस तरह के जेमस्टोन का डेकोरेशन बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा तो वहाँ पे भी उसको अप्लाई किया जाता है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कई बार हमें ऐसा बहुत डर लगता है कि हमारा बेबी छोटा है, सुंदर है, उसको बार बार नज़र लग जाती है। तो जो बैड ईवल आई होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में काला धागा जो होता था वो आप अपने जो भी बच्चे का क्रीब होता था वहाँ पे बांध देते थे। आज के ज़माने में क्रीब के लिए भी कुछ खास तरह के ईवल आई आते हैं, बेबी रूम के लिए भी आते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। पहले उनसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द लौटेंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नागिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बेबी रूम एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज वास्तु में बेबी रूम के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वास्तु के नियम के अनुसार कि बेबी के कमरे में या उसके जो भी पेरेंट्स है या हर किसी के कमरे में छोटे बच्चों की तस्वीर या कोई भी तरह के पेरेंट्स विद किड्स की जो तस्वीर होती है वो वास्तु के हिसाब से साउथ यानी दक्षिण दिशा की दीवार पे नहीं लगाना चाहिए। वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार साउथ जो होता है वो एंसेस्टर की दिशा मानी जाती है, तो जो घर के पितृ होते हैं उनकी आप तस्वीर लगा सकते हो। कई बार जब हम बेबी रूम बनाते हैं या अपने बच्चों की तस्वीर अपने घर में या सीढ़ियों पे जाते हुए जो भी लगाने का तरीका होता है तो वहाँ पे जब हम लगाते हैं तो हम हर वॉल को जहाँ पे ब्लैंक वॉल लगती है हम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे वास्तु के हिसाब से ही देखना है कि कोई भी छोटे बच्चे या उनकी कोई भी तरह की हेल्थ समस्या हो या बच्चों की पेरेंट्स की तस्वीर हो तो उसको साउथ यानी दक्षिण दिशा की वॉल पे नहीं लगाना चाहिए। आइडियल दिशा वास्तु में मानी जाती है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा और ईस्ट यानी पूर्व दिशा। हर कमरे के अंदर नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट वॉल पे आप बच्चों की तस्वीर को लगा सकते हो। पल्लवी जी, बहुत से घरों में ऐसी परिस्थिति होती है जहां पहले से एक या दो बच्चे हैं तो भी कोई खास विशेष वास्तु अनुसार अब एक ही कमरे में अगर मान लीजिए बच्चे रहते हैं या उस घर में पेट्स हैं तो कोई सुझाव, कोई चीज़ गाइड करना चाहेंगे आप? कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पेट्स के साथ लगाव होता है तो बच्चों के कमरे में भी पेट्स को रखा जाता है, लेकिन वास्तु में पेट्स के लिए कुछ खास दिशा दी गई है और कई बार घर को बच्चों के साथ पेरेंट्स की और बच्चों की अपनी अपनी एक रिलेशनशिप की समस्या रहती है, लेकिन वो एक एज ग्रुप के बात होती है। अगर रूम की कमी है, घर में आपके पास बड़ा बच्चा है और वहाँ पे आपके रूम की कमी की वजह से आपने अपने बेबी का क्रीब लगा रखा है तो कई बार जो मैच्योर बच्चा होता है उसको उससे डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, छोटा बच्चा होता है क्रीब में तो उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कुछ घरों में ऐसा देखा था कि जो घर का बड़ा बेटा था वो अपने छोटे भाई से बहुत इरिटेट होता रहता था क्योंकि उसको ऐसा लगता कि इसके आने के बाद पहले तो उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया, वो एक फीलिंग होती है।
तो वो जेलस भी उससे रहता था और उसको ये था कि इसका क्रीब मेरे कमरे में लगा दिया है, तो मेरा कमरा मैंने अपने तरीके से डेकोर किया था, तो मेरे कमरे का जो पूरा है उसने डिस्टर्ब कर दिया। छोटा बेबी बार बार वहाँ पे उसकी वजह से पेरेंट्स का नैनी का आना जाना लगा रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उतनी सारी रिक्वायरमेंट की वजह से बेटे का कमरा था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो जब से छोटा भाई आया था उसके बाद जो बड़ा बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा, उसका पूरा नेचर चेंज हो गया था। माता पिता के साथ वो बार बार लड़ पड़ता था, नाराज़गी व्यक्त करता था, कभी सामने जवाब नहीं देता था, लेकिन उसका मिसबिहेवियर होना शुरू हो गया था। तो पेरेंट्स को बहुत ही कंसर्न हो गया कि भैया ये क्या गया, इसको तो खुश होना चाहिए कि मेरा छोटा भाई आया है। लेकिन कई बार जब होता है कि एक बेबी आपका है, दूसरा बेबी आ रहा है, तो आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इक्वल आपको निभानी पड़ेगी। आपको अपने बड़े ब्रदर या छोटी जो भी सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो भी हो, लेकिन आपको पहले उस कमरे में उसका करीब रखने से पहले उसकी परमिशन बहुत ही लेना ज़रूरी है। और वो अप्रूवल बड़े इंसानों की तरह ही होता है कि आपको ये पूछना पड़ेगा, अगर उसका कंफर्ट लेवल है तब जाके आप करीब लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपको पेरेंट्स के कमरे में ही उसका करीब लगाना चाहिए, क्योंकि मास्टर बेडरूम आमतौर पे थोड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ पे आप उसका कंफर्टेबल रख सकते हो। बात हल्की फुल्की है, लेकिन फिर वो ये है कि कितना सिग्निफिकेंट है बेबी रूम और वास्तु के अनुसार, वो भी आपसे ज़रूर समझ लें कि अब बेबी का चेंजिंग रूम स्टेशन भी बना हुआ है बेबी रूम में, तो जाहिर है कि डाइपर्स भी होंगे। कुछ लोग जो होता है एक स्मेल की, जैसे आपने बात करी, और क्लीनिनेस के पर्सपेक्टिव से इमीडिएटली डाइपर को जा करके उसके ट्रैश की जहाँ जगह बनी हुई है, जहाँ सारे घर का ट्रैश होता है, या तो वहाँ रखते हैं या फिर एक डाइपर जीनी जैसा एक प्रोडक्ट रहता है तो उसके अंदर जा करके उसको डाल देते हैं ताकि स्मेल ना आए। लेकिन फिर घर में उसको क्या किसी दिशा में रखा जाए, उस कमरे में भी अगर रख रहे हैं तो किसी दिशा में रखा जाए, क्योंकि डायपर्स तो होते ही हैं। बेबी रूम जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे हेल्थ और हाइजीनिक का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वास्तु के हिसाब से आम तौर पे ईशान कोर में कोई भी तरह का ट्रैश बिन या इस तरह की चीज़ों को नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आप अपने बेबी का कमरा बना रहे हो तो आपको वहाँ पे डायपर के लिए ट्रैश लगाना ही पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे ये बात होती है कि एवरीडे उसको क्लीन किया जाता है, क्योंकि बच्चे के डायपर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप कितना भी बड़े साइज़ का ले लो, और ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है कि आप एक वीक के डायपर वहाँ पे इकट्ठे करो और उसके बाद चेंज, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो यही सब छोटी छोटी वजह से वास्तु के हिसाब से ईशान कोने में भी बेबी रूम को रखा जाता है। जैसे वास्तु शास्त्र में घर के अंदर भगवान का मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाना जितना शुभ और ऑस्पिशियस माना जाता है कि उससे कॉस्मिक एनर्जी घर में क्रिएट होती है, पीस और हार्मोनियस एटमॉस्फेयर रहता है, उतना ही बेबी का कमरा जो होता है, अगर किसी वजह से बच्चा पैदा हुआ है, बहुत सारे रिलीजन में मैंने देखा है कि कुछ महीने तक वो बच्चों के हॉरोस्कोप नहीं बनाते, उसके बारे में उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, ऐसा उसका रिलीजियस है। मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस में कुछ घरों में बताया गया था कि भैया हम इसकी डेट ऑफ बर्थ तो जानते बट अभी ये पूछना नहीं चाहते, तो समांतर स्तर पे क्या करें। तो नॉर्थ ईस्ट का कमरा बहुत ही शुभ मानते हैं, लेकिन वो ईशान कॉर्नर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो कमरा क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे आप डेफिनेटली डायपर के लिए कुछ भी ट्रैश लगा सकते हो, बट वो एवरीडे उसको क्लीन करना पड़ेगा। और आखिरी सवाल ये कि देखिए बहुत से लोग कमरे के डेकोर को अच्छा रखने के लिए कभी नेचुरल प्लांट्स को भी रख देते हैं, तो नेचुरल प्लांट्स रखने सही हैं या नहीं, वास्तु क्या कहता है। और दूसरा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी बहुत प्रयोग करने लगे हैं, कैमरास लगे हुए हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं ताकि उनकी अलग अलग म्यूज़िकल ट्यून्स सुनते रहें वो, तो इस तरह की चीज़ें डिवाइसेस हैं। एक तरीके तो ठीक है कि उनके मानसिक विकास के लिए वो बेहतर है, लेकिन फिर उसका कोई अभाव भी हो सकता है, उस और से क्या कहेंगे। कई बार कुछ घरों के अंदर सेंट्रल साउंड सिस्टम को फिक्स किया जाता है। घर का एक तरीका होता है कि वहाँ पे म्यूज़िक लगता है ताकि घर कमरे खाली नहीं रहे, हर घर में कुछ आवाज़ आती रहे। लेकिन बेबी रूम और वास्तु के नियम ये भी है कि छोटे बच्चे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या ये सब चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, जो साइंस भी उस बात को मानता है, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इस तरह की अगर व्यवस्था है तो बच्चों के कमरे में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। नेचुरल प्लांट वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार बच्चों के कमरे में बेबी रूम में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वही प्लांट जो होते हैं वो रात के टाइम पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर किसी वजह से बेबी की कोई हेल्थ समस्या है तो आपको ये भी देखना है कि काफ़ी बार आपने पहले नॉर्थ ईस्ट में कमरा बना रखा था और कमरा जो है वो पूरा मिरर हाउस की तरह बना हुआ हो, यानी क्लोजेट में बड़े बड़े मिरर हो, सामने बेड भी है और वहाँ पे भी आपके पास ड्रेसिंग टेबल या कोई भी तरह से बहुत बड़ा वहाँ पे मिरर्स लगा हुआ हो,
तो वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार छोटे बच्चे के कमरे में बहुत जगह पे मिरर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो आप उसको किसी भी वजह से कर्टन से या ब्राउन पेपर वॉलपेपर से उसको कवर कर सकते हो। नेचुरल प्लांट, मिरर रिफ्लेक्शन, लाउड म्यूज़िक, ये सब बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जितना वहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट एरिया है, शांत एरिया है, बेबी की अच्छी नींद हो जाती है, उतना उसकी हेल्थ के लिए उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। छोटे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसके सबसे ज़्यादा वर्ष उसकी नींद होती है, उसकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड एटमॉस्फेयर बनाते हो, क्लटर वाला एटमॉस्फेयर है, माता पिता आईटी में है, घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे के कमरे में बैठे हैं और अपना अपना काम करते हैं, सारा दिन फ़ोन पे बात करते हैं, बच्चा सोया हुआ है, तो ये मेडिकल साइंस के हिसाब से और वास्तु के नियम के अनुसार इसको गलत व्यवस्था मानी जाएगी। जितनी वहाँ पे क्वाइट और शांति होती है बच्चे की हेल्थ के लिए उतना अच्छा होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।